नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाल और आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज का सियासी माहौल जानने के लिए शहर भर में घूम रहे हैं। हमारे साथ इस समय बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और कुर्मी समाज के, पटेल समाज के एक वरिष्ठ नेता जो कि सोनीलाल पटेल के समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, घनश्याम पटेल। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि प्रयागराज का सियासी माहौल है क्या? क्योंकि प्रयागराज में पिछले 4-5 दिनों से कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जिसकी आहट लखनऊ तक जा रही है। लोग बाग लिखने से कतरा रहे हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं माहौल क्या है। और इसी वजह से हम लोग राजपथ की जो टीम है, वो पहुँच चुकी है प्रयागराज जानने के लिए, नब्ज़ टटोलने के लिए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। घनश्याम जी, जो पूरा माहौल यहाँ पर चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर और प्रयागराज में पिछले दिनों जो हुआ, पिछले 1 हफ्ते से जो हो रहा है, तो क्या मूड है यहाँ के वोटर का? आज अभी तक जो आप इलाहाबाद की प्रयागराज की बात देख रहे हैं कि प्रयागराज पहले कभी इलाहाबाद था। जब इलाहाबाद होता था तो यहाँ पे जो नगर निकाय के चुनाव में उसकी बात कर रहा हूँ कि जब इलाहाबाद था तो जो यहाँ पे हाउस टैक्स, वाटर टैक्स था। जैसे ही प्रयागराज बना तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का बहुत विकास हो गया, 4 गुना। ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। जैसे ही इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, शहर में विकास हुआ या नहीं, लेकिन हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। तो बहुजन समाज पार्टी का तो शुरू से ही रहा है। माननीय बहन जी का स्टेटमेंट भी आया हुआ है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अगर हमारे जहाँ पे मेयर बनेंगे बहुजन समाज पार्टी के, तो वहाँ पे हम हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में इसमें कमी करेंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन्हीं पे ज़्यादा मार पड़ती है, तो पूंजीपति लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वर्तमान में जो माननीय बहन जी ने एक सोशल कहिए या भागीदारी के हिसाब से कहिए, जो उन्होंने टिकट की भागीदारी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में दिया है, वो अपने आप में एक नज़ीर है। और जिस अल्पसंख्यक समाज को हम कहते हैं वो, और 17 नगर निगम के चुनाव में माननीय बहन जी ने 11 टिकट दे करके, और इतना ही नहीं, ओबीसी को भी उन्होंने भागीदारी दिया है। जैसे आपने बताया कि 17 में से 11 टिकट जो है वो अल्पसंख्यक समाज को दिए गए। तो अभी तक 2022 के चुनाव तक देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज जो है मुख्यतः वो सपा के पास नज़र आया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हो रही है, क्या वो सिर्फ़ इस निकाय चुनाव के लिए या फिर 24 की तैयारी है? ऐसा नहीं है। साहब काशीराम जी ने 96 में, अगर आपको याद हो, तो 96 में साहब ने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और ये दिल्ली के जामा मस्जिद से ईसाई इमाम साहब को ले कर के साथ में चले थे ये, लेकिन नहीं हो पाया, नहीं समझ पाए लोग। बहुजन समाज पार्टी को समझ नहीं पाए लोग सब, जैसे ओबीसी के लोग हैं, मुस्लिम का ही दोष नहीं कह रहा हूँ मैं, ओबीसी के लोग हैं, समझ नहीं पा रहे। या बिल्कुल ये नहीं ओबीसी के लोगों को मालूम कि ज्योतिबा राव फूले जी कौन थे, ओबीसी थे। पेरियार रामास्वामी कौन थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराजा कौन थे, ओबीसी के थे, जिन्होंने इस देश में उस, आप अंदाज़ा लगाइए, 120 साल पहले 1902 में जिन्होंने भागीदारी देने का काम किया 50%, इसी दलित मुस्लिम समाज को, जो गरीब समाज है, पिछड़ा है, पिछाड़ा गया है, तो वो समझ नहीं पाए। लेकिन जिनको समझे, पता नहीं कैसे, मैं मेरे मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या लोग सोच रहे हैं। 90 में एक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो नारा लगाते थे, कुछ लोग हिंदू वाले लोग जो हैं, कि चलो इधर इलाहाबाद के उत्तर साइड में और हम वहीं आएंगे और क्या करेंगे। तो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो कहें परिंदा पर नहीं मारेगा। और एक भाजपा के साक्षी महाराज होते थे, वो पहले कुदाल जा कर के गुम्बद पर चलाए, और वही उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज वहीं लगा रहा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है, ये साक्षी महाराज जी को 2001 में जो गुम्बद तोड़ रहे हैं, पहला गुम्बद पे हथौड़ा चलाने वाले को वही मुख्यमंत्री जी उनको राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजते हैं, जिन्होंने विवादित उसको धार्मिक स्थल को तहस नहस किया, ढहाने का काम किया। उसको जा कर के आप जो है
समाजवादी पार्टी में शामिल करते हैं, उनके बेटे को आप मंत्री बनाते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी मुस्लिम समाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों था। लेकिन इधर जो घटनाएं हुई, अब उन्हीं के एक बेटे थे, आप देखे होंगे कि क्या किस तरीके से विधानसभा चल रही थी और उन्होंने वो तमाम उल्टा सीधे बातें की और सत्ता वालों ने भी बातें की और परिणाम भी देख रहे हैं। कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहो ठोक दो, ये व्यवस्था चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी तो संविधान को मानने वाली पार्टी है। भाई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करके और संविधान बनाया। ये कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ, छोटे से अदालत से लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक है। तो भाई कानून से कानून का राज। हमारी सरकार थी, माननीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री थी, कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि अपनी मर्जी से कर दिया। जो कानून करेगा कानून के तहत, तो बीएसपी तो वही है, कानून का राज, कानून से कानून का राज। ये ठोको अभियान हमारे यहाँ कभी नहीं, ना इस पे भरोसा हम लोग करते हैं, न हमारी नेता ने कभी किया है। ये जो आपने बताया ठोको अभियान, इसको लेकर पर एक वर्ग तो बहुत खुश है, पर आपको क्या लगता है कि इस ठोको अभियान का नुकसान देखने को मिलेगा इस बार निकाय चुनाव में? नहीं, ठोको अभियान मेरा ये किसी एक वर्ग से नहीं है, ये तो सबको ठोक रहे हैं ना भाई। अभी 2 साल 3 साल पहले आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती निकली। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को 27% कोटा है। मंडल आयोग के तहत तो हमको 52 मिलना चाहिए, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि नहीं 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमको 27% मिला। तो 27% में जो शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें तो हमको 3.8% मिला ओबीसी को। तो ये ओबीसी को ठोका गया ना। ठोकने से मतलब मेरा केवल गोली चलाने से नहीं है, ये सबको ठोक रहे हैं। यही हाल शेड्यूल कास्ट का है ना। इसका असर 100% पड़ेगा। और ये सर्व समाज के लोग, विशेषकर ये जो पिछाड़े गए लोग हैं, जिनका कोटा मारा गया है, जिनका हक अधिकार मारा गया है आरक्षण पे, शिक्षक भर्ती में, तमाम मामलों में सारे सरकारी विभाग बेच दे रहे हैं। कहीं हमको नौकरी मिलेगी नहीं, प्राइवेट में आप आरक्षण दे नहीं रहे हैं। तो इसका और ये मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 का हम टेलर दिखाने जा रहे हैं इस नगर निगम के चुनाव में। 2024 में असली पिक्चर बनेगी और ये संविधान जो है वो रहेगा। इस देश में ऐसा नहीं है कि सर्व समाज में लोग अच्छे लोग हैं और वो संविधान को बचाएंगे किसी भी हालत में। तो संविधान को बचाने का जो 24 में हम इस देश को बचाएंगे पिक्चर जो बनेगी, उसका टेलर इस चुनाव में नगर निकाय के जनता दिखाएगी। विशेषकर ये शेड्यूल कास्ट, पिछड़ी जाति के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग। जी, कुर्मी देखिए, हमारा जो समाज है वो बटा हुआ है, हकीकत ये है, और गुमराह हुआ है। अब एक हमारी नेता है हमारे समाज की, लेकिन वो जहाँ पे हैं उससे तो पूरा हक हमारा मारा जा रहा है। वो जहाँ पे गई हैं, समाज तो बड़ी सोच करके उनके साथ लगा, लेकिन समाज धोखा खाया। आज मुझे ऐसा लगता है, हम लोग बात करते हैं तो जो लोग आंख बंद करके एकदम बिरादरी के चक्कर में लगे थे, वो लोग भी आज पछता रहे हैं, दुखी हैं। क्योंकि आप वहाँ सत्ता में बैठे हैं, गठबंधन में सरकार में है, और वहाँ सारा ओबीसी का हक मारा जा रहा है। तो उसी में ओबीसी में तो कुर्मी भी आता है, पटेल भी आता है। मुझे लगता है कि इस पे बहस लोग कर रहे होंगे, और जहाँ तक मैं करता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम लोग जो है किसी भी हालत में भाजपा या गठबंधन को नहीं करेंगे, संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करेंगे। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नगर निगम के चुनाव में भी वो दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा कि जो माहौल है इस समय, वो एक अलग करवट ले चुका है, और साथ ही अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो पिछड़ा और क्या नाम है, शेड्यूल ट्राइब वर्ग जो है, वो भी एक कम बैक करने की कोशिश कर रहा है अपनी पुरानी पार्टी के साथ, जिसको हमेशा से ही
पिछड़ों और दलितों की पार्टी कहा गया है बसपा को। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कुर्मी समाज को लेकर बताया, अल्पसंख्यक समाज को लेकर बताया, जो आरक्षण विसंगतियाँ हो रही हैं, उसको लेकर बताया कि लोगों के भीतर रोष है। कुछ यहाँ के ज़मीनी मुद्दे भी हैं, जिस प्रकार से हाउस टैक्स और ये सब बढ़ाया गया, और विकास का मुद्दा भी था, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए उठाया था। और आज सुबह ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया है अल्पसंख्यक समाज के लिए, जिसमें उन्होंने समाज को बसपा को चुनने के लिए कहा है, क्योंकि वही एक ऐसा दल है जो अल्पसंख्यक समाज के लिए खड़ा होता है। तो देखिए, प्रयागराज में, इलाहाबाद में एक समीकरण नहीं है, कई समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज का समीकरण ही बन रहा है, यहाँ पर आरक्षण को लेकर ही मुद्दा बन रहा है, और आरक्षण शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। लोगों को लगा कि 2022 के चुनाव में सपा इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएगी, पर जिस प्रकार से रिजल्ट आया तो नहीं लगता कि उठाया गया। अब अगर जैसा इनका कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और 24 के चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, अगर ये ट्रेलर कामयाब होता है तो 24 के चुनाव में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अगर साथ में आता है तो सत्ता पलटने की कुव्वत रखता है। तो प्रयागराज से और अधिक ऐसी लाइव रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ को। धन्यवाद।